नीतीश कुमार स्वस्थ है या नहीं? सबसे ज्यादा शर्मालू, कम बोलने वाला और अपने आप को एक अनुशासित राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में सीमित करने वाला सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार। वो चंचल नहीं था, वो बाचाल नहीं था, वो ज्यादा बात नहीं करता था, वो विनम्र था, वो रेस्पेक्टफुल था। और भी कुछ शब्द अगर मैं इस्तेमाल करूँ तो अतिशयोक्ति नहीं। बिहार सामाजिक परिवर्तनों का की प्रयोगशाला जमीन। मैं जिस नीतीश कुमार को जानती हूँ एक पत्रकार होने के नाते, वो नीतीश कुमार किसी भी सूरत में सीएम की कुर्सी छोड़कर दिल्ली राज्यसभा बनने नहीं जाएंगे। अब ये अप्रिय फैसला है जिसको बिहार की जनता भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। नीतीश किसी दबाव में भी काम नहीं करते। एक अकेले नीतीश कुमार हैं जिन्होंने प्रशासन भी चलाया और दाग भी नहीं अपने पे लग दिया। मुझको कबीर का एक दोहा याद आता है, भीगी भीगी झीनी चुनरिया, दास कबीर जुगत से ओढ़ी, जस की तस रखदीनी चुनरिया। तो आप लोगों का पक्ष क्या था कि बीजेपी के साथ नहीं छोड़ना है? हम इस राय के थे, बीजेपी के साथ नहीं छोड़ना। लेकिन उनका नीतीश जी की जिद थी। अल्टीमेटली हम नीतीश जी और हम अलग नहीं होंगे। फाइनल डिसीजन तो उन्हीं का था, पार्टी का था। और पार्टी के वो मुखिया थे, सर्वमान्य नेता थे। हम तो भगवान के सुपुत्र को भी स्वीकार करने में हम बहस करते हैं। लालू की पत्नी का क्या मतलब? लालू मरा नहीं था, लालू कमजोर हुआ था, कलंकित हुआ था, लेकिन सत्ता में जाने की जो भूख थी, सत्ता में हिस्सेदारी की जो भूख थी वंचित समाज की, उसने लालू को खत्म नहीं होने दिया आज तक, अभी तक। और नीतीश कुमार ने जो जायका खराब कर दिया बिहार की जनता का, वो जुबान पे स्वाद अल्लाह ने बहुत समय दिया। मेरा तो ये मानना, नीतीश कैनॉट डू एनीथिंग रॉन्ग। नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। टू द पॉइंट, आज जिस गेस्ट से मैं बात करने वाली हूँ उनका ताल्लुक समाजवाद से है। मैं अगर एक फहरिस्त बनाऊं टॉप 10 समाजवादी नेताओं की, तो वो टॉप 10 में है। और उनके बारे में अगर इतिहास में आपको लेकर चलूं तो लोहिया, जेपी, चौधरी चरण सिंह, इनसे उन्होंने राजनीति के गुर सीखे हैं। यूपी के रहने वाले मेरे गेस्ट आखिर बिहार में तकरीबन 5 दशक से ज्यादा, वो भी नीतीश कुमार के साथ, कैसे राजनीति में सक्रिय रहे। ऐसा मैं आपके सामने क्यों दावा कर रही हूं कि नीतीश कुमार को आज की तारीख में भी मेरे गेस्ट से ज्यादा कोई नहीं जानता है। वैसे अगर आपको राजनीति में दिलचस्पी है तो मेरे गेस्ट का नाम आप समझ गए होंगे, कोई और नहीं बल्कि केसी त्यागी। वो केसी त्यागी जो समाजवादी नेता के तौर पर खुद को स्थापित करते हुए बिहार पहुंच गए, और जब बिहार पहुंचे तो बिहार के ही हो गए। लेकिन मुझे जानना यह है कि उम्र के 75वें साल में ऐसा क्या हुआ कि वो फिर घर लौट कर आ गए हैं। एक कहावत है सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत, शुक्रिया मुझे वक्त देने के लिए। सर, कहा जाता है कि अगर 1 दशक से ज्यादा किसी से दोस्ती हो गई तो फिर वो दोस्ती टूटती नहीं है। आप दावा करते हैं और ये इतिहास भी कहता है कि तकरीबन 54 साल यानी 5 दशक से ज्यादा आपने नीतीश कुमार के साथ दोस्ती निभाई। आपको शिवानंद तिवारी जी कहते हैं कि आप दोस्तबाज हैं, है ना? तो फिर ये दोस्ती कैसे टूटी? टूटी नहीं है, आज भी। लेकिन आपने राहें जुदा कर ली है, और ऐसे वक्त में जब नीतीश कुमार, मतलब मैं कहूं तो अकेले पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। राहें भी जुदा नहीं की हैं, दोस्ती भी नहीं टूटी हैं। बाहर एक चित्र लगा हुआ है जो 23 साल पुराना है, जब समता पार्टी का जनता दल में मर्जर होता है और जनता दल यूनाइटेड बनता है 30 अक्टूबर 2003 में। ये वो दौर है कि लालू जी की संख्या और जलवा तो कम होता है लेकिन बहुमत समाप्त नहीं होता। और 2000 के चुनाव में भी, फिर 2004 के चुनाव में भी, तो उन दिनों ये पार्टी बनती है जिसके अध्यक्ष। सर, मैं इस इतिहास में जाऊंगी। पहले तो अभी लेटेस्ट अपडेट कि आखिर ऐसा क्या हुआ। मतलब हमने सोचा नहीं था कि कभी त्यागी जी नीतीश कुमार का साथ छोड़ देंगे। आखिर वक्त में भी ना उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट आया, ना कोई आपने हार्श कमेंट किया, लेकिन आपने अपनी राहें अलग कर ली। नहीं, आपने मेरा नहीं, तो ऐसा मैं नहीं कह सकती हूँ कि आपने नीतीश कुमार को इस वक्त अकेले छोड़ दिया, जबकि पुराने साथियों की ज्यादा जरूरत। सारे जितने भी आपके आरोप है सारे गलत हैं। ना मैंने छोड़ा, ना मैंने अकेले छोड़ा, ना मैं अलग हुआ। आपने मेरा त्याग पत्र नहीं देखा है, जो मैंने प्रेम पत्र नीतीश जी को लिखा है। मैंने कहा है कि मेरा आपका इतना लंबा साथ रहा है, और इधर जनता दल यूनाइटेड की जो गतिविधियां हैं वो सिर्फ बिहार तक सीमित रह गई। एक
दूसरा, इस समय सदस्यता अभियान चल रहा है जेडीयू का। मैं अफसोस है कि मैं इस सदस्यता अभियान में हिस्सा लेकर अपनी मेंबरशिप रिन्यू नहीं करा रहा हूँ। यद्यपि मेरा आपके प्रति स्नेह भाव और जो पार्टी की नीतियां हैं उसके प्रति मेरी प्रतिबद्धता जस की तस रहेंगी। ये मेरा त्याग पत्र है, तो इसको किसी और अर्थ में नहीं आपको लेना चाहिए। नहीं, मुझे लगा कि अभी हम लोग जब एक पत्रकार होने के नाते मैं अभी ये सोच रही थी कि नीतीश कुमार अकेले पड़ गए हैं, उनके आसपास के जो लोग हैं वो आपसे बेहतर कौन जानता है, वो भी दिल्ली से मैनेज हो रहे हैं। तो नीतीश कुमार को इस वक्त में ऐसे एक अनुभवी नेता की जरूरत थी, एक दोस्त की जरूरत थी, मैं अगर दूसरे अंदाज में कहूँ तो वैसे समय में जब शरद यादव नहीं है, केसी त्यागी ने साथ छोड़ दिया है, तो नीतीश के वक्त के पुराने दोस्त यार तो कोई है ही नहीं, सियासी दोस्ती सही नहीं। हमारी सियासी दोस्ती भी थी और व्यक्तिगत भी थी और बहुत लंबी थी। खैर, जो आपका मेन थ्रस्ट है वो अलग होने पर है। तो मैं अपनी उत्तर प्रदेश में भी थोड़ी सी भूमिका और अपना रोल बढ़ाना चाहता हूँ। मैंने 6 लोकसभा के चुनाव यूपी से लड़े हैं। मैं यहाँ से लोकसभा का सांसद भी रहा हूँ, बिहार से राज्यसभा का सांसद तो मैं बाद में बना। तो मुझको काफ़ी दिन से महसूस हो रहा था कि एक तो मैंने फिर आपको रिपीट कर रहा हूँ, मैं बार बार अच्छा नहीं लगता कि जेडीयू का बहुत रीजनल आउटलुक हो गया। दे आर नॉट लुकिंग बियॉन्ड बिहार। पहले उत्तर प्रदेश में एनडीए में थे, पहले राजस्थान में थे, पहले बिहार में थे हम, पहले हम एक दो राज्यों में और भी थे। तो ये उधर साउथ और पूर्वोत्तर के राज्यों में भी सक्रियता देखी जाती है। नागालैंड में थे, हाँ, 6 से 7 एमएलए एमपी। ये मुझे भी ख्याल है। लेकिन क्या इस पहलू, इस एंगल से आपने नीतीश कुमार से बात की? नहीं, ये एक तो मैं थोड़ा सा जो मैं इस पर नहीं कहना चाहता हूँ साफ, नीतीश कुमार जी की राजनीतिक बिहार से बाहर सवालों में रुचि भी कम हुई है। और इसके पीछे वजह? इसके पीछे वजह एक तो हम लोग 75 प्लस हो गए, स्वास्थ्य भी हम लोगों के बहुत अच्छे नहीं रहते। नहीं, आप तो सही तरीके से बातचीत कर रहे हैं, आप स्वस्थ हैं। नीतीश कुमार स्वस्थ है या नहीं? भगवान ना करे वो अस्वस्थ हों और हमारी स्वस्थता भी उनको लग जाए। हम जिंदगी में कभी ऐसा नहीं सोचते। नहीं, हम सब चाहेंगे। ऑफ कोर्स मैं बिहार की ही रहने वाली हूँ, तो मेरी भावनाएं नीतीश कुमार से जुड़ी हुई है एक सीएम के तौर पर। पत्रकार मैं बाद में हूँ, बिहारी पहले हूँ। बहुत बढ़िया। हाँ, मी टू। आपके लिए तो मैं कहती हूँ कि आप आधे बिहारी हो चुके हैं, इतने साल रहने के, अर्ध बिहारी। तो मुझे ये जानना है कि नीतीश जी स्वस्थ हैं? नीतीश जी संपूर्ण तौर पर फिजिकली वो बहुत स्वस्थ हैं और कई बार उनकी अस्वस्थता उनके कार्यों में और वक्तव्यों में भी कई बार दिख जाती है। क्योंकि सर मैं स्वास्थ्य पर दावे के साथ कहती हूँ, स्वास्थ्य पर हम ज्यादा चर्चा इसलिए नहीं कर सकते कि ये डॉक्टर का विषय है, ये मेरे आपके तय करने का। लेकिन सर अब बहुत कुछ सार्वजनिक हो चुका है, तो अब हम हाइड भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अब मैं खुल के अब आती हूँ उस पहलू पे जहाँ से मैं उनके बीमारी, उनके स्वास्थ्य पे क्यों लेकर आपके जा रही हूँ। क्योंकि मेरी जितनी राजनीतिक समझ है, मैं एक अपने दर्शकों के सामने पॉइंट बताना भूल गई कि मेरी उम्र से ज्यादा त्यागी जी का राजनीतिक अनुभव है। हाँ, ये सही है, ये सही है। क्योंकि आप 74 और 70 के दशक से सक्रियता आपकी रही है, आप छात्र जीवन के तौर पे। मेरा ये कंसर्न था कि मैं जिस नीतीश कुमार को जानती हूँ एक पत्रकार होने के नाते या बिहार की रहने वाली होने के नाते, वो नीतीश कुमार किसी भी सूरत में सीएम की कुर्सी छोड़कर दिल्ली राज्यसभा बनने नहीं जाएंगे। इसके पीछे क्या वजह है? बिहार पार्टी के उनके फैसलों के बीच में मैं किसी नीति निर्धारण में नहीं था, नंबर 1। नंबर 2, नीतीश किसी दबाव में भी काम नहीं करते। ये जो जिस तरह का है, वही तो मैं बताने की कोशिश कर रही थी कि मतलब वो ऐसा करें, ऐसा संभव ही नहीं था। अब ये अप्रिय फैसला है जिसको बिहार की जनता भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। आप एक पत्रकार के रूप में, मैं एक मित्र और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के रूप में भी इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं हूँ। मैंने लोगों को रोते देखा है, मैंने महिलाओं को बिलखते देखा है, इवन मैंने माइनॉरिटीज़ के लोगों को तड़पते देखा है। नीतीश नहीं तो हम लोगों का क्या होगा? तो ये एक ऐसा दुखद अध्याय है कि नीतीश को के बगैर एक अच्छे बिहार की कल्पना हम लोग नहीं करते हैं। मैं एक बात को लेकर के और चिंतित हूँ, जब भी कोई नया मुख्यमंत्री बनेगा लोग उसमें नीतीश तलाशेंगे और जब नीतीश तलाशेंगे तो बहुत गहरी निराशा होगी।
सर आज की तारीख में भी कोई नीतीश नहीं है किसी भी पार्टी में। मैं सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं तमाम, इनफैक्ट जेडीयू में नहीं है कोई दूसरा नीतीश। मैं एक और चीज़ आपसे कहना चाहता हूँ, जेपी लोहिया, चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर, इनको छोड़ दीजिए। जो मेरी पीढ़ी के जितने भी समाजवादी नेता हैं सब हमारे दोस्त रहे। रामविलास जी हों, शरद जी हों, लालू जी हों, नीतीश जी हों, मुलायम सिंह जी थोड़े सीनियर हैं। शासन चलाते हुए, शासन में रहते हुए, इस काली कोठरी में रहते हुए बेदाग रहना एक अकेले नीतीश कुमार हैं जिन्होंने प्रशासन भी चलाया और दाग भी नहीं अपने पे लग दिया। मुझको कबीर का एक दोहा याद आता है, भीगी भीगी झीनी चुनरिया, दास कबीर जुगत से ओढ़ी, जस की तस रख दीनी चुनरिया। कोई नेता ऐसा इस समय किसी भी दल में नहीं है, मैं तो ये भी कहने के लिए तैयार हूं। सर लोगों को, जिन बिहारियों का आपने जिक्र किया कि वो रो रहे हैं, वो परेशान हैं, आपने अल्पसंख्यकों को लेकर भी, मैं दावे के साथ कहती हूँ कि नीतीश कुमार ने वाकई अल्पसंख्यकों को लेकर भी बहुत बिहार में कदम उठाए और उनका मतलब मायूस होना स्वाभाविक है। लेकिन किसी को सर क्लोजर नहीं मिला कि आखिर नीतीश कुमार ने, मुझे लगता है ना कि अगर वो सीएम नहीं बनते, अभी चुनाव परिणाम जो हालिया दिनों में आया, तो लोगों को निराशा नहीं हाथ लगती। जैसे मैं सिर्फ अगर अपनी बात करूं तो मुझे ये एक्सेप्टेबल था कि नीतीश कुमार की जगह पे बीजेपी चुनाव परिणाम के तुरंत बाद किसी और को सीएम बना देती। यहां तक हम लोग माइंडसेट करके पहले से थे। लेकिन 3 महीने वो सीएम की कुर्सी पर रहते हैं, उसके बाद 4 मार्च को अचानक से एक खबर आती है कि वो राज्यसभा जाएंगे। तो इसलिए मैं कह रही हूं कि लोगों को क्लोजर नहीं मिला कि आखिर अंदर खाने क्या हुआ था, पर्दे के पीछे की वो कौन सी राजनीति थी। अब उसका डिटेल मेरे पास इसलिए नहीं है हाँ। कि मैं उस घटनाक्रम का हिस्सा नहीं। उन दिनों आप नीतीश कुमार के संपर्क में थे? नहीं, मैं लास्ट मेरी मुलाकात शपथ ग्रहण समारोह में हुई, तब आप बिहार गए थे? हाँ, उससे पहले नालंदा में एक जनसभा में मैं उनके साथ रहा हूँ और संवाद कोई बहुत लंबा नहीं था, बस प्रणाम तक और कुशल क्षेम तक था। इसलिए मैं डे टू डे की जो उन दिनों की पॉलिटिक्स है ना मैं उसमें इन्वॉल्व हूँ, ना मैं उसका पात्र हूँ और ना पार्टिसिपेंट हूँ। आपके लास्ट बातचीत वही हुई है जिसमें हाँ। राजनीतिक बात नहीं हुई है? कुशल क्षेम कुशल जनसभा थी, मैं और था, संजय। भविष्य क्या है, क्या करना है नीतीश कुमार को, ये सब कोई बात कुछ नहीं। नहीं था, ऐसा कुछ नहीं। जबकि मेरी हाँ। कई घंटे पहले बातचीत होती थी। मैं फिर आपसे रिपीट कर रहा हूँ, उस विषय को मैं बहुत लंबा नहीं खींचना चाहता। उम्र के साथ साथ उनकी अस्वस्थता भी एक वजह है। सर मैं आपको पीछे ले चलती हूँ, और पीछे मतलब बहुत पहले, जेडीयू से पहले, 2003 से पहले, जब आपकी पहली मुलाकात नीतीश कुमार से हुई होगी। वो युवा होंगे, राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले युवा और बिहार को लेकर एक ख्वाब देखने वाला युवा। उस नीतीश कुमार को हमारे दर्शक जानना चाहते हैं आपकी आंखों से, क्योंकि तब आप जेपी आंदोलन के लिए बिहार गए हुए थे और वहीं पे आपकी शरद यादव की, लालू प्रसाद यादव की, इन सभी की मुलाकात होती है। ये सब अलग अलग क्षेत्र के थे। लालू जी छात्र संघ के अध्यक्ष हो गए थे, नीतीश कुमार जी इंजीनियरिंग कर रहे थे और एक बहुत ही शर्मीले लेकिन क्रियाशील युवा नेताओं में से थे। शरद यादव 74 का पहला चुनाव जो जेपी का प्रयोग था, नॉन कांग्रेसिज्म का, वहाँ से जीत करके आए थे। मैं पश्चिम यूपी से चौधरी चरण सिंह जी के इलाके से था, भाई शिवानंद जी थे, वशिष्ठ भाई थे हमारे, हम सब लोग जेपी के मोमेंट में थे। लेकिन सबसे ज़्यादा शर्मालू, कम बोलने वाला नीतीश कुमार और अपने आप को एक अनुशासित राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में सीमित करने वाला सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार था। वो चंचल नहीं था, वो वाचाल नहीं था, वो ज़्यादा बात नहीं करता था, वो विनम्र था, वो रेस्पेक्टफुल था। और भी कुछ शब्द अगर मैं इस्तेमाल करूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो उन दिनों क्षणिक मुलाकात होती थी। फिर वो जेल चले गए थे, उसी बीच में फिर आपातकाल लग जाता है। आपातकाल के बाद जनता पार्टी की जो युवा शाखा है उसका गठन होता है। शरद यादव उसके अध्यक्ष बनते हैं, मैं और नीतीश कुमार उसके जनरल सेक्रेटरी बनते हैं। तो तब से हमारी मित्रता परवान चढ़ती है और इत्तेफाक से उसी वर्ष एक ऐसा अवसर मिलता है कि मैं और नीतीश दोनों लगभग 18-20 दिन इकट्ठे विदेश में रहते हैं। हम यहाँ से मास्को जाते हैं, फिर वहाँ से क्यूबा जाते हैं
और क्यूबा उस अच्छा, जमाने ये उनकी बिहार में पहली विदेश यात्रा। अच्छा, पहली। उनकी पहली विदेश यात्रा, वो भी आपके साथ? हाँ, वो भी मेरे साथ। हाँ। और आपको ताज्जुब होगा, हाँ। अब से 3 साल पहले वो नेपाल गए हैं, वो भी पहली बार गए हैं और वो भी मेरे साथ गए। क्या बात कर रहे हैं? नेपाल, कोई बिहारी नेपाल, कोई नेता बिहारी नेता नेपाल ना जाए, ये और मेरे ये कैसे संभव हुआ था? क्योंकि नेपाल तो मैं जा चुकी हूँ। ऐसा है, वहाँ पे जो नेपाली कांग्रेस है वहाँ की, हाँ, हाँ। उसका राष्ट्रीय अधिवेशन था और नेपाली कांग्रेस के समाजवादियों के बड़े करीब के रिश्ते रहे हैं, तो उन्होंने नीतीश जी को और मुझको दोनों को इनवाइट किया अपने राष्ट्रीय अधिवेशन में। तो हम दोनों यहाँ से गए काठमांडू। तो नीतीश जी ने बताया कि मैं पहली बार जा रहा हूँ, मैंने किसी और के सामने मत कहिएगा। एक बिहारी नेपाल और 18 दिन हम क्यूबा में रहे। अब मैं इसलिए भी आपसे रीमा जी कह रहा हूँ कि विदेश में जाकर के जो आदतें हैं वो एक्सपोज हो जाती। तो नीतीश जी के बारे में क्या ऐसा बताने वाले हैं? नीतीश जी न पान खाते, न बीड़ी पीते, न सिगरेट पीते, न शराब पीते, न टीका टाकी करते। और सुबह को वो ऐसा बुरा दौर था जब विदेश में बीफ और पोर्क ये ब्रेकफास्ट में खाने के लिए टेबल पर आता था और हम दोनों के सामने समस्या थी कि क्या खाएं। तो दोनों उबले हुए आलू या मैक्सिमम अंडे मैश करके ब्रेड में डाल करके हम लोगों ने अपने 15-16 दिन वहाँ गुजारे। ये तो अच्छी बात आपने बताई, हम सब भी भरोसा करते हैं। लेकिन बीजेपी के कुछ लोग जिन दिनों नीतीश कुमार के साथ नहीं थे, तो वो कहते थे कि नीतीश कुमार गांजा पीते हैं। नहीं, इससे बड़ा और घटिया आरोप नीतीश कुमार पे कोई नहीं हो सकता। मानसिक तौर पर वो इतने सुदृढ़ हैं कि उन्हें किसी, हाँ, एक नशा उनका मैंने देखा, वो भी चोरी चोरी। अच्छा। वो भी आज आपके चैनल पे कहना चाहता हूँ। हाँ, हाँ। उनको और एक और मेरे दोस्त बड़े नेता हैं देश के इस समय बीजेपी में, उनको वो खाने की आदत है, खैनी। और किसी को बिहार में बहुत कम लोगों को पता होगा कि जो उनके अंतरंग है। तो जेब से चुपचाप डिबिया निकालेंगे और चारों तरफ देख करके आहिस्ते से यूं करेंगे, फिर यूं करेंगे, फिर सबको देख करके यूं कर लेंगे। लेकिन सार्वजनिक तौर पे कहीं कैमरे ने कैद नहीं किया कहीं है। आज तक वो, ये भी उनकी छोटी सी भी चोरी जो है, हाँ। ये भी कहीं पकड़ी नहीं गई। इतना संकोची नीतीश कुमार है। मतलब अपने मान मर्यादाओं में अपने रहना, इमेज को लेकर मान मर्यादाओं में रहना, लोक लाज में जीना और कोई उंगली ना उठा दे। अब हमारे तो सब में शरद जी तो पब्लिकली दिन में 100 बार खैनी खाती, पब्लिक मीटिंग में। लालू जी 150 बार खाते हैं। एक और वाक्य का मैं जिक्र चाहती हूँ, ये इन सारी बातों पे भी आगे हम विस्तार देंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अब हम सीक्वेंस में नीतीश कुमार को लेकर आगे बढ़ें। 7 दिन का जिक्र बहुत होता है जब 7 दिन के लिए नीतीश कुमार सीएम बनते हैं मार्च के महीने में, और बीजेपी के जरिए, वो भी अटल आडवाणी के पसंदीदा चेहरे होने के जरिए। और आज की तारीख में सिर्फ बिहार बीजेपी नहीं, जो बाहर की बीजेपी है वो सब भी इस बात पर फोकस करते हैं, इस बात पर जोर देते हैं कि अगर 7 दिन के लिए सीएम नहीं बनाया गया होता, नीतीश कुमार को बीजेपी ने नहीं बनाया होता, तो शायद आज परिस्थितियां बिहार में कुछ और होती है। आप इसको कैसे देखते हैं? वो 7 दिन नीतीश के करियर के लिए अच्छा रहा और बीजेपी के लिए भारी रहा? देखिए, वो भाजपा के आगे बढ़ने के दिन थे और बिहार की राजनीति में गैर लालू जो प्रयोग है ये उसके दिन थे। और यहाँ पर जो उनका कार्यकाल था एज ए मिनिस्टर, वो अटल जी को बहुत भाया। और बिहार को जो लोग जानते हैं, मैं थोड़ा सा और संकोच में कहना चाहता हूँ, बिहार सामाजिक परिवर्तनों की प्रयोगशाला जमीन है। और इसको जेपी ने भी, लोहिया ने भी, कर्पूरी ठाकुर ने भी अपने पसीनों से सींचा था। 1978 में जब वहाँ पे आरक्षण का आंदोलन शुरू होता है तो कर्पूरी जी शहीद होते हैं, उनको हटाया जाता है। तो उसी परंपरा को लोकलाज के साथ लालू और नीतीश के आरक्षण समर्थन में कोई फर्क नहीं है। मंडल कमीशन की अनुशंसाएं लागू हों, इसमें कोई मतभेद नहीं है, लेकिन लालू उसको अराजक तरीके से उठा रहे हैं। वो कास्ट वार कर रहे हैं, वो अपने लोगों को उकसा रहे हैं, विरोध करने वालों को दबा रहे हैं। नीतीश कुमार समन्वयवादी हैं, वो चाहते हैं मंडल कमीशन की अनुशंसाएं जस की तस लागू हों, जैसा लालू जी चाहते हैं, लेकिन वो उकसाते नहीं, माहौल खराब ना, वो भड़काते नहीं है। हाँ। और जब ऊंची जाति के लोगों को
लगता है कि ये उनके विरुद्ध है तो वो स्वर्ण आयोग बनाते हैं। और स्वर्ण आयोग बना करके उनकी अनुशंसाएं हैं कि 10% का आरक्षण ऊंची जाति में जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनको होना चाहिए, ये प्रस्ताव पास करते हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि अल्टीमेटली नरेंद्र मोदी की सरकार को भी ये काम किया। ये लालू प्रसाद यादव भी जाहिर सी बात है वो जातिवादी राजनीति का टैग लगते रहा, लेकिन नीतीश कुमार ने भी जातिवादी राजनीति की, जिसको हमने सोशल इंजीनियरिंग कहा, जिसका कॉम्बिनेशन उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से निकाला, जिसमें एक महादलित का प्रयोग था, जिसमें ईबीसी का प्रयोग था, जिसमें महिला वोटर्स को एक अलग तरीके से तैयार करना, उनके लिए ऐसी योजनाएं तैयार करना। तो इन दोनों का को कैसे देखते हैं? मतलब जातियों पे काम दोनों ने किया। महिलाओं के सशक्तिकरण को आप जातिवादी प्रयोग कैसे कह सकते? नहीं, वो अलग है, पॉइंट एक अलग है। हाँ, वो आधी, मतलब मैंने ये कहा कि ये सोशल इंजीनियरिंग में उन्होंने एक वोट बैंक कैसे भी जोड़ा। इसको सोशल इंजीनियरिंग शब्द ही अच्छा रखें, इसको जातिवादी उससे ना आप कह चुके। उसमें जातिवाद और जाति की राजनीति सभी दल और सभी नेता कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने उसको सामाजिक न्याय के रूप में किया है, जैसे महिला हैं और हम और नीतीश कुमार जिसके शिष्य हैं डॉक्टर लोहिया के, वो तो सबसे ज़्यादा उन्होंने तो द्रौपदी को अपना वो माना है, आदर्श माना है, सावित्री को नहीं, जो अपने एक पति के लिए या पुरुष के लिए समर्पित होती है। और द्रौपदी जो है समाज अपने विरुद्ध हुए जो अनड्रेस्ड करके अन्याय है उसके विरुद्ध लड़ती है। तो हम लोग तो नारी सशक्तिकरण के इतने पक्षधर थे। एक किस्सा जरूर सुनाऊंगा। बिल्कुल। तमाम नैतिकताओं में अनुशासनों में बंधे होने के बावजूद भी एक किस्सा है कि जब हमारे अध्यक्ष थे शरद यादव जी, तो महिला आरक्षण को लेकर के उनकी भिन्न राय थी। उनका ऐसा था कि अगर महिला आरक्षण हुआ तो पढ़ी लिखी और शॉर्ट हेयर वाली जो महिलाएं हैं उनको ज्यादा इसमें हिस्सेदारी मिलेगी। और उनके जब महिला आरक्षण का जिक्र होता है, शरद यादव का ये बयान जरूर एग्जाम्पल के तौर पे लिया जाता है। पार्लियामेंट में दिया वो शब्द, एग्जैक्ट क्या शब्द था? बॉबकट, आई थिंक। हाँ, बॉबकट। बॉबकट कि बॉबकट महिलाओं को मौका मिल जाएगा। खैर वो हमारे सीनियर थे और उनकी राय का हम कदर करते हैं, लेकिन पहला अवसर है, ये मैं बिहार के जो आपके दर्शक हैं उनको बताना चाहता हूँ, जब डिसिप्लिन्ड हैं और कर्तव्यपरायण नीतीश कुमार शरद यादव को फोन लगाते हैं कि मैं आपसे असहमत हूँ, आपको इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए, स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए, और इससे हमारा जो सामाजिक न्याय का महिलाओं के प्रति जो कमिटमेंट, जबकि शरद यादव उनके सीनियर थे, फिर भी उन्होंने फोन लगा के कहा, सम्मान करते थे। ये और मैं आपको बताऊं, वो इतना सम्मान करते थे, मृत्यु के अंतिम दिनों को छोड़ दूं तो पिछले 40-45 वर्षों में जब से नीतीश जी दिल्ली में आए या दिल्ली में आना शुरू किए, 80 के बाद खास तौर से, बल्कि 77 के बाद खास तौर से, एक अवसर नहीं जब शरद यादव के घर पे वो ना गए हों, मुख्यमंत्री होते हुए भी। तो अब इसी से जुड़ा हुआ सवाल तो बहुत सारे हैं, क्योंकि शरद यादव का हम जिक्र कर रहे हैं। शरद यादव को लेकर नीतीश कुमार के मन में क्या रहा है, उन्होंने राजनीति में उनको कहां रखा, ये सबको मालूम है। लेकिन आखिर के दिनों में उसी शरद यादव के साथ रिश्ते इस कदर बिगड़ते हैं, और उसमें शरद यादव से जब एक मेरे पत्रकार मित्र ने बात की थी, जब मैं आपके साथ बात करने आ रही थी, तो मैं रिसर्च के दौरान ये मुझे पता चला कि शरद यादव उन दिनों दुखी नीतीश कुमार से तो थे ही थे, जब वो पार्टी से अलगाव हो रहा था, उनको आरजेडी में जाने की नौबत आई, जिसके विरोध में राजनीति की उन्होंने। आपका भी जिक्र आया और नीतीश कुमार का तो था ही कि अब तो साया ने भी साथ छोड़ दिया है, जिसमें वो आपके बारे में वो कहना चाह रहे थे। मैं तो वो शरद यादव जो आपके भी बहुत आदरणीय थे, नीतीश जी के भी बहुत थे, मैं तो आदर पूर्वक आज भी उनको स्मरण करके कहना चाहता हूं। तो अकेले क्यों छोड़ा आप लोगों ने शरद यादव? 10 साल तक मैं और शरद यादव एक कमरे में रह करके राजनीति की है, जेलों में इकट्ठे रहे हैं, स्ट्रीट फाइटिंग डेज में इकट्ठे रहे हैं। एक चीज मैं बहुत विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूँ, जिसको समझने में आपको इसलिए कठिनाई हो सकती है क्योंकि ये बदला हुआ दौर है। हम वैचारिक सवालों पर प्रतिबद्धताएं होते हुए भी बहस करते थे, जैसे भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, इस पे बात होती थी, इस पे बहस होती थी। अच्छा, ये नीतीश कुमार का अकेला डिसीजन नहीं होता था। नहीं, जिस दिन जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार जनता दल छोड़ करके समता पार्टी बना करके बीजेपी के साथ जाते हैं, उस दिन रामविलास पासवान, शरद यादव और मैं नहीं जाते, देवेगौड़ा।
ये 1994 की बात है। अच्छा। हाँ। शरद यादव और रामविलास पासवान, देवेगौड़ा और मैं, हम उस दिन अलग होते हैं जब लालू जी कन्विक्टेड हो जाते हैं। तो जनता दल के अंदर से ही किसी नेता को मुख्यमंत्री ना बनाने के बजाय वो अपनी पत्नी को नेता बनाते हैं, हम उस दिन अलग होते हैं। तो हमने तो कभी नहीं कहा। यहीं पे एक नीतीश कुमार का स्टेटमेंट और मुझे याद आ रहा है, जिस राबड़ी देवी का आप जिक्र कर रहे हैं कि उन्होंने जेल जाने, चारा घोटाले के मामले में जब लालू प्रसाद यादव जेल जाते हैं तो अपनी पत्नी को उस कुर्सी पे बिठाते हैं, ना कि पार्टी के किसी अन्य चेहरे को। तो वहां पे नीतीश कुमार का एक स्टेटमेंट आता है कि जिस दिन राबड़ी देवी बैठ गई सीएम की कुर्सी पर, इस कुर्सी से मेरा मोह खत्म हो गया, या इसके लिए अब मेरे मन में वैसा रिस्पेक्ट नहीं है। ये किस संदर्भ में कहा था? कुर्सी डिग्रेड हो गई भाई। हाँ। राबड़ी जी लालू जी की धर्मपत्नी हैं, संभ्रांत महिला हैं, अच्छे व्यवहार स्वभाव की, एक अलग बात है। लेकिन उनका जेपी मूवमेंट में क्या कंट्रीब्यूशन था? आपातकाल विरोध में उनका क्या कंट्रीब्यूशन था? हमारी जो जेडी की, बस बिहार का जो जनता दल है वो तो कर्पूरी ठाकुर के साए में पैदा हुआ है। और जहां से एक नेता निकले, एक से एक नेता निकले, एक से रामानंद तिवारी निकले, हुकुमदेव नारायण यादव निकले, कौन कौन नहीं निकले। इसलिए वहाँ पर अच्छा एक से एक कीर्तिमान नेता उस समय भी मौजूद हैं। आप सिर्फ अपनी धर्मपत्नी के अलावा किसी पे यकीन नहीं करते। अगर आप अपनी धर्मपत्नी के अलावा किसी पे यकीन नहीं करते तो माफ़ करना, हम भी आप पे यकीन नहीं करते। ये विद्रोह है। लालू प्रसाद यादव के करियर में सबसे ज़्यादा उनको डेंट किस चीज़ ने पहुंचाया? उनकी जंगल राज की छवि, चारा घोटाला, या राबड़ी को सीएम बनाना? अगर तीनों की लिस्टिंग करनी हो तो कैसे, मतलब किसने ज़्यादा जो जंगल राज वाला आप कह रहे हैं, हाँ। उसके दोहरे अर्थ हैं। इसमें कोई दायरा नहीं है कि प्रारंभिक दिनों में मंडल कमीशन की अनुशंसाओं को लेकर के उनकी जो व्यग्रता और तीव्रता थी, उसने उन वर्गों में उसको एक स्थापित नेता बनाया, दोहराने से पिछड़े वर्ग में, हाँ। और उनकी जो नॉन गवर्नेंस थी, या जिसको जंगल राज या नॉन परफॉर्मेंस कहते हैं, उसका उन वर्गों पे कोई असर नहीं पड़ा। एक, इसलिए उनका वोट बैंक इंटैक्ट रहा। दूसरा ये, जब चारा घोटाले में जब वो गिरफ्तार होते हैं, इल्जामात उन पे तय होते हैं, तो जयप्रकाश का जो आंदोलन है और उसका जो एक शीर्षस्थ नेतृत्व है, उसका एक हिस्सा है लालू यादव। जब वो भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार होता है, जेल जाता है, तो जेपी आंदोलन की उनकी भूमिका भी क्वेश्चन मार्क हो जाती है कि आप जेपी मूवमेंट से निकले हुए व्यक्ति कैसे ऐसे भ्रष्टाचार में नारा लगता था, कौन चलेगा आज देश से भ्रष्टाचार मिटाने को, बर्बरता से लोहा लेने, सत्ता से टकराने को, आज देखते हैं कौन रचाता, मौत के संग सगाई है, जयप्रकाश का बिगुल बजा तो जाग उठी तरनाई है, ये नारे लगते थे। और वैसा नेता, उसका नेता जेल जाने लगे। तीसरा एंड अबोव ऑल जो आपने जिक्र किया, राबड़ी, अच्छा हम जो सोशलिस्ट हैं, हम परिवारवाद के भी खिलाफ हैं। हमने जवाहरलाल जी को तो स्वीकार किया, लेकिन इंदिरा गांधी को स्वीकार नहीं किया। हम मानते हैं कि उनका भी कोई कंट्रीब्यूशन फ्रीडम मूवमेंट में नहीं था। इसलिए डायनेस्टिक सक्सेशन को हमने राजा रानी का राज माना। इंडायरेक्टली परिवारवाद भी कहें इसको, इंडायरेक्टली परिवारवाद भी कहें, अब परिवारवाद भी कह लीजिए, लेकिन अच्छा सब डायनेस्टिक सक्सेशन है। हाँ। और ये यूरोप का जो फिनोमेना था डायनेस्टी का, उसको यूरोप नहीं तोड़ा, वहाँ इसके खिलाफ आंदोलन चले, लोग शहीद हुए। और चर्च भी जब क्वीन के साथ खड़ी होगी तो लोग चर्च के खिलाफ भी खड़े हो गए थे। तो लोकतंत्र का जो आंदोलन है उसको पढ़ करके, आज की तरह से नहीं, उसको जी करके हम राजनीति में आए थे। हम कैसे, हम तो भगवान के सुपुत्र को भी स्वीकार करने में हम बहस करते हैं। लालू की पत्नी का क्या मतलब है? वो हमारी आदरणीय भाभी हैं, हाँ। लेकिन वो अपने अच्छा भोजन कराएं हम लोगों को। लालू प्रसाद यादव ने ये बहुत बड़ा डिसीजन लिया और जिसकी वजह से बिहार की अलग तरीके से चर्चा होने लगी, उसके बाद आप लोगों ने या नीतीश कुमार ने बैठ के क्या क्या प्लानिंग की कि अब बिहार में अलग तरीके से पॉलिटिक्स कैसे करनी है, लोगों का भरोसा कैसे हासिल करना है? क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने अपना एक उन दिनों तक एक वोट बैंक तैयार कर लिया था, जिसको आज तक भी हम MY समीकरण कहते हैं, और कुछ जातियां और भी जुड़ गई थी। वहां से आप लोगों का मूवमेंट कैसा था नीतीश कुमार के साथ, जिससे कि सीधे सीधे 2005 तक आते हुए फुल फेज में सरकार बन जाती है? देखिए, बिहार में भी और पूरे देश में भी जो सदियों से वंचित लोग हैं,
जिनको राजकाज में हिस्सेदारी नहीं मिली, जिनको समाज में न्याय नहीं मिला, जिनको समाज में आदर नहीं मिला, जिनको छूते हुए भी लोगों को ऐतराज होता था, जिनको पानी भी पिलाते हुए ऐतराज होता था, जिन कुओं पे पशु पानी पीते थे इंसानों का पीना बैन था, तो उन वर्गों को संगठित करके डॉक्टर अंबेडकर ने या फिर कर्पूरी ठाकुर ने या बाद में वीपी सिंह ने प्रयास किए, तो उन वर्गों की जो प्यास है वो इतनी तेज हो गई थी उस दौरान कि लालू मरा नहीं था। लालू कमजोर हुआ था, कलंकित हुआ था, लेकिन सत्ता में जाने की जो भूख थी, सत्ता में हिस्सेदारी की जो भूख थी वंचित समाज की, उसने लालू को खत्म नहीं होने दिया आज तक, अभी तक। लेकिन उसके सत्ता में आने की संभावनाएं भी उनके उन्हीं कारणों ने जिनका मेरा आप जिक्र कर रहे हैं उसको कमजोर भी करती है। आप जातियों की आक्रामकता लेकर के, जातियों की गिरोह बना करके, नहीं, मैं वो समझना चाह रही हूँ। एक अगर किस्सा के तौर पे आप बताना चाहें कि जब लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में जेल चले जाते हैं, राबड़ी देवी सीएम की कुर्सी पर बैठ जाती हैं, ये दो बहुत बड़ा डेवलपमेंट था उस वक्त का। ये आपके लिए है, नहीं, उनके वर्गों के लिए नहीं। हाँ, उनके लिए तो आज भी नहीं है, वो आज भी मैं आज वो धीमा पड़ा, मध्यम हो गया सर, टूटता नहीं है यादव वोटर टूटता नहीं। आई डिसएग्री विद यू। मतलब मुस्लिम तो टूटा, वो तो ओवैसी के आने से तो मैं एमवाई के बारे में बात नहीं करता। अच्छा, पिछड़ा वर्ग में और जो जातियां हैं उसके बारे में मैंने जो कहा, आपने मेरी बात सुनी नहीं। वंचित समाज में जो सत्ता में हिस्सेदारी की भूख है वो उसने लालू को मरने नहीं दिया। लेकिन उस वक्त आप लोगों ने ऐसा क्या मूवमेंट तैयार किया जिससे कि आगे चल के फायदा पहुंचा? जॉर्ज फर्नांडिस, नीतीश कुमार पूरे बिहार में घूमते रहे। उसके बाद जब शरद यादव और रामविलास पासवान हम ये हुए, हम भी घूमते रहे, लेकिन लालू मरा नहीं। 2004 में भी उसकी पार्टी सबसे बड़ी थी, याद करो। 2000 में भी 7 दिन का नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते। इससे आप एक और चीज निकालो जो आप लोग नहीं निकालते, वो ये कि जनता सामाजिक न्याय चाहती है, बराबरी से जीने की इच्छा है, और उसकी मातृभूमि और कर्मभूमि बिहार है। 2004 का जो चुनाव होता है वो जनता दल यूनाइटेड बन जाता है, जिसका फोटो बाहर है, देखा होगा। हाँ, देखा है मैंने। हम चुनाव लड़ते हैं, लेकिन रामविलास पासवान अपनी अलग पार्टी बना करके चुनाव लड़ते हैं और कहते हैं कि मुस्लिम मुख्यमंत्री होना चाहिए, अगर आपको याद हो। तो लालू की पार्टी को बहुमत नहीं है, हमारी पार्टी को बहुमत नहीं है, रामविलास को बहुमत नहीं है, लेकिन रामविलास जो है 28 एमएलए लेकर के ताकतवर हो जाता है। 2-3 महीने तक इसी ऊहापोह में एमएलए के मन टूटने लगते हैं, क्या करें, दोबारा चुनाव तो नहीं हो जाएगा, मर जाएंगे, ये है वो है। तो जॉर्ज अपने घर पे एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाते हैं। उस मीटिंग में जॉर्ज साहब हैं, शरद यादव हैं, नीतीश कुमार जी हैं, आप हैं, प्रभुनाथ सिंह हैं, अगर आपको याद हो। याद है, मशरक वाले ना। हाँ, ललन सिंह जी हैं, और दिग्विजय सिंह जी हैं, और मैं हूँ। मैं पार्टी का चीफ जनरल सेक्रेटरी हूँ, जॉर्ज साहब अध्यक्ष हैं। मेरा सौभाग्य है कि मुझे उनके नेतृत्व में काम करने का मौका मिला। एक वरिष्ठ नेता, नाम लेना ठीक नहीं, वो कहते हैं कि हमारी कुछ विधायकों से बातचीत हुई, और अगर थोड़े धन की व्यवस्था हम लोग कर लें, ये किसके तरफ इशारा कर रहे हैं? वो विधायक आ सकते हैं और नीतीश जी की शपथ हो सकती है। नीतीश जी बहुत गुस्से में खड़े हो जाते हैं जब ये बंद कमरे में मीटिंग हो रही है जॉर्ज साहब के घर पे, कि अगर इस सब के बाद ही मुझे मुख्यमंत्री बनना है तो मुझे पद स्वीकार नहीं है। ये कौन सा साल? 2004 वाला। ओके, वो है नीतीश कुमार। और एक किस्सा मुझको सुशील मोदी सुनाते हैं, जो उनके डिप्टी सीएम रहे। मैं और वो एक बार विदेश यात्रा में अंतरंग वार्ता में कहते हैं, भाई आप कैसे हैं, आपके मित्र त्यागी जी। मैंने क्या हुआ कि 2010 के चुनाव में कलकत्ता के एक बड़े पूंजीपति मेरे पास आते हैं, वो नीतीश कुमार जी से प्रसन्न भी हैं कि मैं मदद करना चाहता हूँ पार्टी की। कह रहे, मैं उनको लेकर के नीतीश जी के पास पहुँच जाता हूँ। 50 लाख रुपए की रकम 2010 में वो नीतीश जी को भेंट करना चाहते हैं। नीतीश जी कहते हैं, हमें काहे के लिए वेट कर रहे हो? जहाज है, जेटली जी भेजे हैं, हेलीकॉप्टर जेटली जी भेजे हैं, पर्चे पोस्टर जेटली जी भेजे हैं,
गाड़ी जेटली जी भेजे हैं तो जाकर उनको दीजिए, हमें क्या के लिए दे रहे हैं? दूसरा नेता बताना जरा देश में। नहीं, कोई नहीं। ये है नीतीश कुमार, इसलिए लोग दुखी हैं, इसलिए आंखें ना। लेकिन बाद के दिनों में हालांकि मैं सीक्वेंस में आगे बढ़ना चाह रही थी, उसी नीतीश कुमार पे ये आरोप लगता है, ये मुझे जिस 2010 का आप जिक्र कर रहे हैं, उसी 2010 के दिनों ही मैं पत्रकारिता में आई और सक्रिय हुई, और एक न्यूज़ एंकर होने के नाते मैं खबरें पढ़ती हूँ कि इस भ्रष्टाचारी के घर में स्कूल खोल दिया गया। ये अपने आप में बिहार एक ऐसा उदाहरण नीतीश कुमार के जरिए पेश करता है जिसकी चर्चा सब तरफ होती है, लेकिन आज की तारीख में बिहार के अधिकारियों को लेकर एक से एक बड़े आरोप लगते हैं कि वो भ्रष्ट हैं। उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, बिहारी के अफसर हैं, कहीं के अफसर, क्योंकि सीएम तो आज भी हमारे आदर्श हैं, नीतीश कुमार हैं, वहाँ के जो अफसर हैं, और कैसी देश की नहीं तो बाद के दिनों में क्या नीतीश कुमार ने आंखें बंद कर ली, नीतीश कुमार ने उनका हस्तक्षेप बंद हो गया। नीतीश कुमार ने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, और अफसरशाही समूचे देश की ऐसी है। लेकिन यहाँ पे आके नीतीश कुमार को लोग थोड़ा कमतर आंकने लगे या उनके ऊपर सवाल उठाने लगे। कमतर आंकते तो रोते नहीं, बिलबिलाते नहीं, चीखते नहीं, और इन चीजों को इतने बड़े विशाल कैनवास में जब आप डिस्कस कर रहे हो, छोटी चीजें। एक और वाकये का मैं जिक्र करना चाहती हूँ। साल 2013 नरेंद्र मोदी का नाम आता है, कार्यकारिणी की गोवा कार्यकारिणी की बैठक के जरिए पीएम के तौर पे राजनाथ जी उनका नाम का जिक्र करते हैं। उसके बाद इसका सीधा प्रभाव पड़ता है बिहार में, और 17 साल का गठबंधन टूट जाता है। अटल आडवाणी से जो नीतीश कुमार की दोस्ती रहती है वो खत्म हो जाती है। वहां पे नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी से परेशानी थी, क्या था वैसा, आखिर इतना बड़ा डिसीजन क्यों? देखिए, एक तो मैं थोड़ा सा और आपको अतीत में ले जाऊं। जो समाजवादी हैं वो गैर कांग्रेसवाद के आंदोलन की उपज। आज़ादी के आंदोलन में भी, आपकी जानकारी के लिए, आप प्रबुद्ध पत्रकार हैं, जवाहरलाल और सरदार पटेल के बाद जो कांग्रेस की समूची लीडरशिप है, आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अशोक मेहता, अरुणा आशरफ अली, डॉट डॉट डॉट, ये सब सोशलिस्ट हैं। लेकिन हम व्यग्र हैं, नतीजे जल्दी चाहते हैं, बदलाव जल्दी चाहते हैं। हमारा कमिटमेंट जो सोशल जस्टिस के लिए, गरीब के लिए इतना तीव्र है कि हम बेसब्र हो जाते हैं, इसलिए सारे लोग 48 में छोड़ देते हैं। कैन यू इमेजिन? कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं 2-3 तो 48 में छोड़ देते हैं, हमें नहीं है जवाहरलाल के साथ रहना। जो इंटरनेशनल लेवल पे इतना बड़ा लीडर एमर्ज फ्रीडम मूवमेंट की लीगेसी का है, और फिर हम आपस में भी लड़ते हैं। लोहिया और जेपी साथ ही रहते 4 साल तक, और ये त्रासदी इस आंदोलन की है, चूंकि इसका एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ और आने वाली पीढ़ी को निराश ना हो, ये हमारी जो तत्परता थी, ये जो तो मतलब वही मैं समझना चाह मैं वही बताना चाह रहा हूँ। जब हमने जनसंघ के साथ आज से नहीं 67 से काम किया, 7 गैर कांग्रेसी सरकारें बनी लोहिया के और उपाध्याय जी, दीनदयाल उपाध्याय जी के साथ, हमने उनके साथ तब काम किया। हमने जेलों में उनके साथ रहे, जेपी मूवमेंट। क्या इत्तेफाक है, आज बीजेपी का स्थापना दिवस है। हाँ, नहीं, हम जेपी मूवमेंट में उनके साथ रहे। हम जनता दल जब बना उसको बीजेपी का समर्थन था। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जितनी बार बना उनका समर्थन था। और ये हमारे बिहाफ पर या बीजेपी के बिहाफ पर एक दुर्घटनापूर्ण और पेनफुल चैप्टर है कि हम कभी बीजेपी के साथ हुए इन 10 सालों में, और कभी 2013 से 2000 उसके बीच में। उस पर मैं कोई टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहता हूँ कि मैं उन सब, नहीं, नीतीश जी को क्या बुरा लगा था, बस मुझे वो समझना है। नीतीश जी, मतलब क्या वहां पे आपत्ति हम थी? तो ऐसा है, हम तो दहेज में जाते हैं कई बार। जब दुल्हन जाती है तो मोटरसाइकिल भी लेके जाती है, कार भी कई बार। जो ये किसके लिए बोल रहे हैं? दहेज? मैं अपने लिए बोल रहा हूँ। तो आप दहेज में गए थे, तो दहेज में गए हुए लोगों का कोई अधिकार नहीं होता? नहीं, जो नीतीश कुमार का फैसला था, बिहार पार्टी का फैसला था। हाँ, आर्गुमेंट हुए, शरद यादव जी और मैं सबसे आखिरी थे जो, मतलब जो उनके साथ हाँ में हाँ मिलाए। ये नीतीश कुमार जी और बिहार पार्टी का फैसला था। तो आप लोगों का पक्ष क्या था कि बीजेपी के साथ नहीं छोड़ना है? हम इस राय के थे, बीजेपी के साथ नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन उनका, नीतीश जी की जिद थी। अल्टीमेटली हम नीतीश जी और हम अलग नहीं होना नहीं, फाइनल डिसीजन तो उन्हीं का था, पार्टी का था। और पार्टी के वो मुखिया थे, सर्वमान्य नेता थे।
तो मतलब एक तो कोई और कारण मेरा मानना है कि ना छोड़ते तो अच्छा था। एक वहीं से उनके भी करियर में, सियासी हाँ, करियर में नहीं, डेंट आया। अब दूसरा नीतीश कुमार सुनिए। 2014 में हमारे सिर्फ 2 MP आते हैं जीत कर, बुरी तरह से हारते हैं, और नरेंद्र मोदी जी के 276 या कुछ हैं। नीतीश जी का फोन आता है कि त्यागी जी हम 2014 में इस्तीफा दे रहे। मैंने क्यों दे रहे इस्तीफा? कह रहे आभाहीन होकर के, वर्ड सुनिए, हम नहीं रह सकते। और अगले दिन वो देश के आधा दर्जन से ज्यादा मुख्यमंत्री हारे, किसी ने इस्तीफा नहीं दिया। इट मेक्स हिम डिफरेंट फ्रॉम द अदर लीडर्स, देयरफॉर वी लव हिम। और इस्तीफे के बाद क्या करते हैं? बिहार में मुसहर समाज जो है वो आखिरी पायदान पे है, उसके एक नेता को मुख्यमंत्री बनाते हैं। जीतन राम मांझी, जो इतिहास में, क्या 3000 साल के इतिहास में, मानव जाति के इतिहास में, बिहार के इतिहास में उन वर्ग का कोई आदमी कभी इतने बड़े पद पर नहीं बैठा जहां मांझी जी बैठते हैं। तो जो सामाजिक परिवर्तन की, बराबरी की जो इच्छा और अभिलाषा है, उसको भी वो पूरा करते हैं। इस बात के लिए नीतीश कुमार की हमेशा तारीफ होगी, जिस बात का आपने जिक्र किया, और वाकई हम सबको इस तरीके से लेना भी चाहिए कि जीतन राम मांझी को उन्होंने सीएम बनाया, या जो भी उनका सियासी डिसीजन था। लेकिन उसी 2014 में जब वो इतना बड़ा डिसीजन लेते हैं, 2015 में सबसे पहला डेंट अपनी छवि पे लगाते हैं लालू प्रसाद यादव के साथ मिल जाना, जो कि उनके पूरे राजनीतिक करियर को, मतलब हम जब भी बात करेंगे नीतीश कुमार के बारे में तो लेकिन लगा के बात करेंगे कि नीतीश कुमार में 1000 खूबियां थी, लेकिन जिसके खिलाफ में, जिसके विरोध में उन्होंने राजनीति की, उसी के साथ मिल गए। अब ये कैसे हुआ? ऐसा है कि आप पत्रकारों के लिए भी या सिविल सोसाइटी के लोगों के लिए भी उन आदर्शवादों में बातचीत करके भी जीना आप लोगों के लिए आसान होता है। प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स के जो कंपल्सन्स हैं, हमसे कई चीज़ें खराब भी कराती हैं, एंड इट वाज वन ऑफ देम। कैसे ये रिश्ता कैसे डेवलप हुआ था? मतलब पहली मुलाकात लालू प्रसाद यादव से? वो तो उसमें कई लोग लगे हुए थे हमारे, जैसे उसमें पीके भी लगे हुए थे, प्रशांत किशोर। और दूसरा ये है, हाँ, ये सच है, हाँ, अगर बीजेपी से अलग हो रहे हो, हाँ, और वो बीजेपी जिसका नेता नरेंद्र मोदी हो, जिसके 275+ MLA जिसके नाम पर आए हो बलबूते भाई, उससे लड़ना किसी की आसान नहीं था। इसलिए हम और आरजेडी, हालांकि ये अनहोली अलायंस था, लेकिन इसके अलावा हमारे सामने कोई रास्ता नहीं था अपने पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए। हम ऐसा भी मानते हैं कि हम पॉलिटिकली अगर नहीं, तो यहाँ से एक टैग मिला नीतीश कुमार को कि वो कुर्सी कुमार है, कुर्सी के लिए कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते नहीं, हैं। ऐसा नहीं है। कुर्सी के लिए वो पाताल लोग नहीं जा सकते, वो चरित्रहीन नहीं हो सकते, वो बेईमान नहीं हो सकते, वो एंटी नेशनल नहीं हो सकते। हियर आई डिसएग्री विद यू। और ये पॉलिटिकल जो मैनवरिंग है, एक नेता का, एक पार्टी का नाम बताओ। हमारी जो सहयोगी पार्टी है, उसने पहले फारूक अब्दुल्ला की पार्टी के साथ पैक्ट किया। किस फारूक अब्दुल्ला की? जिसके बाप को वो कहते थे कि जहाँ कुर्बान हुए मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। वो मंत्रिमंडल में रहे, उनको छोड़ा। वो ठीक वैसे ही था जो बिहार में प्रयोग था लालू प्रसाद। मैं बता रहा हूँ। हाँ, नहीं, उसके बाद फिर मुफ्ती मोहम्मद सईद मुख्यमंत्री बनाए उनकी बेटी के साथ। उनको, और ये वो जो अपने AS दौलत साहब हैं, जो रॉ के चीफ रहे हैं, उनकी किताब में लिखा हुआ है कि जब तीसरी कुर्सी लगने लगी अटल बिहारी वाजपेयी के मंच पर, एक अटल बिहारी, दूसरी मुफ्ती मोहम्मद सईद, तीसरी लगने लगी तो अटल जी ने पूछा तीसरी किसके लिए लगा रहे? उसने कहा ये महबूबा के लिए। उसने कहा नहीं, कुर्सी हटाइए। शी हैज़ हिजबुल मुजाहिदीन कनेक्शंस, आई विल नॉट अलाउ। तो भाई आप इसके लिए क्या बीजेपी को दोष देंगे? क्या पॉलिटिकल कंपल्सन्स है? क्या बीजेपी का ममता का पैक्ट नहीं था? क्या बीजेपी का TDP का पैक्ट नहीं था? बिल्कुल सारे ने सियासी प्रयोग क्या किया है। बीजेपी का बसपा का पैक्ट नहीं था? बिल्कुल, इनडायरेक्टली तो आज भी है, ऐसा दावा किया जाता है। मैं नहीं कहता कि तिलक तराजू और तलवार मारो चार, याद है? उसके साथ नहीं था। तो ये हम लोगों के पॉलिटिकल कंपल्सन्स होते हैं। हाँ, हमारे किसी पॉलिटिकल डिसीजन में एंटी नेशनलिज्म हो, एंटी पुअर हो, एंटी जस्टिस हो, वो गलत है। नीतीश कुमार ने
क्या पैक्ट करके लालू जी के साथ कोई पैसे में हिस्सेदारी कर ली थी, क्या अपने विचार छोड़े, वो पॉलिटिकल सर्वाइवल था। इस वाक्य में 2015 के इस वाक्य में आपने जिक्र किया पीके का, प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर की एंट्री कैसे होती है? एक बार नीतीश कुमार ने सार्वजनिक उनका नाम लेकर कहा कि उनको लाने के लिए अमित शाह ने कहा था, प्रशांत किशोर को लाने के लिए, उपाध्यक्ष बनाने के लिए एंट्री होती है उनके हमारे मित्र पवन वर्मा जी के जरिए। प्रशांत किशोर की? हाँ, पवन वर्मा जी हमारे साथ राज्यसभा में रहे, डिप्लोमेट रहे हैं। हाँ हाँ जानती हूँ। उनके रिश्ते हैं, वो नीतीश कुमार जी से मिलाते हैं और गुजरात चुनाव को लेकर के वो काफ़ी प्रसिद्ध हो चुके हैं और नीतीश जी से मिलते हैं तो नीतीश जी अपना पार्टी का कार्यभार उनको सौंप देते हैं और वो अपने कार्य में और अपने व्यवहार में इतने कुशल हैं। क्योंकि दो बातें यहाँ निकलकर सामने आ रही हैं। एक, नीतीश जी ने सार्वजनिक कहा कि अमित शाह ने पीके की एंट्री करवाई और आपने कहा कि लालू प्रसाद यादव से पीके ने ये जो भी 2015 में गठबंधन हुआ, चुनावी तो स्वाभाविक था, व्यक्तियों के तो बहाने। तो फिर ये कैसे संभव हुआ कि अमित शाह ने ये लाया, फिर ये 2015 के के शुरू की बात है, 2015 के आखिर की बात है। और दूसरा ये है, कोई किसी से नहीं कराता है। मैं 52 साल से राजनीति में हूँ। पॉलिटिक्स के जो कंपल्सन्स हैं वो कराते हैं, फिर आप और हम बहाने बन जाते हैं। जो मिलाता है वो अमुक आदमी ये आपको गाड़ी में लेके वहाँ चले गए, ये मुझे गाड़ी में लेके वहाँ से, हमारी इच्छा और अभिलाषाएं थी तभी तो लेके हमें गए ना, इसलिए पॉलिटिकल कंपल्सन्स कराते हैं। आज की तारीख में नीतीश कुमार को आप कैसे याद करेंगे और इतिहास कैसे उनको याद रखेगा? इतिहास उनको जब भी राजनीति में शुचिता की बात होगी, जब भी राजनेताओं में स्वच्छता के साथ साथ कर्तव्य परायणता की बात होगी, गुड गवर्नेंस की बात होगी, गरीब आदमी को न्याय दिलाने की बात होगी, एंड अब ऑल आधी आबादी। आज बिहार में 35% आरक्षण महिलाओं का है, देश में कहीं भी नहीं है। तो जो महिलाओं के आधी आबादी को न्याय दिलाने की, उनके पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात होगी। नीतीश कुमार एक दो अपवादों को छोड़ करके, और एक जो अपवाद हैं उनके नाम इतने अच्छे अच्छे रिकॉर्ड है कि जनता उसको नजरअंदाज करे। जैसे उन अपवादों में किसका जिक्र? जिनका जिक्र आप लोग कर रहे हैं। जैसे क्या? मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं तो मानता नहीं हूँ। मेरा तो ये मानना, नीतीश कैनॉट डू एनीथिंग रॉन्ग। लेकिन किया है ना उन्होंने गलत। मैं तो कह दिया ना, ही कैन डू एनीथिंग रॉन्ग, ही कैनॉट डू एनीथिंग रॉन्ग। मतलब आपकी नज़र में? हाँ, मेरी नज़र। पब्लिक चाहे उसको जिस तरीके से पब्लिक ने भी जितना सम्मान, क्योंकि आप देखिए विरोधाभास कितना रहा है। ठीक है, नीतीश कुमार के हम सब मुरीद रहे हैं एक वक्त पे, और बिहार को जो देखेंगे 20 साल पहले वाले बिहार को या मौजूदा वक्त के बिहार को, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे मैं आपसे बात करूंगा और बिहार की जनता से भी। अगर आज हम आप लोग रोएंगे याद करके। नहीं, मैं तो एक बार 4 मार्च को इमोशनल हुई थी। मैं उस दिन साउथ के लोगों को याद कर रही थी कि मैं हमेशा एक मजाक या लहजे में कहती थी, साउथ के लोग राजनेताओं के लिए कैसे रोते हैं, ये कैसे संभव है कि दूध से नहलाते हैं। जब 4 मार्च को ये खबर आती है तो ऐसा लगा कि बिहार अनाथ हो गई। मतलब ऐसी भावनाएं सबकी थी। अच्छा, हम लोगों ने तो माइनस नीतीश कुमार बिहार को किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, मैं उसकी कल्पना नहीं करता, ना मैं जेडीयू की कल्पना करता माइनस नीतीश कुमार। माफ कर, आज की जेडीयू में ये सही है कि विचार कभी मरता नहीं, और चाहे आरजेडी हो, जेडीयू हो, रामविलास जी की पार्टी हो, उसकी अपना कुशवाहा जी की पार्टी हो, ये तो निकली तो एक ही घर से है ना चारों। उत्तर प्रदेश में लोकदल हो जयंत चौधरी का, समाजवादी पार्टी हो, सबका मूल तो वही है ना। तो वो विभिन्न रूप में चलता रहता है, विचार नहीं मरता है। जो मैंने फिर आपसे कहा कि किसानों के सवाल आज के तारीख में मैं ये कहती हूँ कि जेडीयू को नीतीश कुमार तो नहीं ही चला रहे हैं। अब आप चूंकि जेडीयू का हिस्सा नहीं है, लेकिन आप पार्टी के गठन होने से लेकर अभी कुछ महीने पहले तक आपने सारे मूवमेंट देखे हैं। संजय झा, ललन सिंह, अशोक चौधरी, इनकी क्या भूमिका है? क्या वाकई ये दिल्ली से महत्वपूर्ण पदों पे हैं, और हाँ, इनका एक लंबा समय नीतीश कुमार जी के साथ काम करने का रहा, इसमें दो राय नहीं। क्या ललन सिंह और आपका कुछ कॉन्फ्लिक्ट रहा है कभी? मैं नहीं, मेरी तरफ से किसी से कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। ऐसा माना जाता है, एक ऐसा इंटरनल खबर है, अगर आप इस पे बोलना चाहें, कि जब एक बार नीतीश कुमार आपको राज्यसभा भेजना चाहते हैं
तो ललन सिंह वहां पे अड़ंगा लगाते हैं। मेरी किसी के प्रति दुर्भावना नहीं है। मैं एक साधारण किसान परिवार में पैदा होकर के दोनों सदनों का सदस्य रह लिया। और नहीं, मुझे ये समझना है कि क्या ललन सिंह का दखल जेडीयू में उसी समय से इतना ज्यादा बढ़ गया था कि उनके पुराने दिनों के साथी हम भी हैं, लेकिन वो डे टू डे में हम लोगों से ज्यादा समय उनके साथ रहते हैं। और हो सकता है कि राजनीतिक फैसले में होता भी है और होना भी चाहिए। हम शरद यादव जी, क्या भूमिका थी ललन सिंह की जब आपको राज्यसभा भेजा जा रहा था? नहीं, मैंने कभी भी नीतीश कुमार के यहाँ राज्यसभा के लिए आवेदन नहीं किया। और नहीं, ये नीतीश जी की इच्छा थी आपको भेजने की। और एक और चीज सुनिए, मैं मेरठ जा रहा था, रास्ते में मोहद्दीन के पास मेरे पास फोन आता है, नीतीश जी का कल पटना आ जाइए। मैं पटना जाता हूँ, सुन लीजिए, ऑन रिकॉर्ड है, बिहार पूरा सुन रहा है। कल पर्चा भरिए राज्यसभा के लिए। और मैं बहुत खुददार स्वाभिमानी कार्यकर्ता हूँ। बिहार का कोई भी नेता जो नीतीश जी के आसपास के हैं नहीं कह सकता मैंने कभी राज्यसभा के लिए पैरवी की। नहीं, उस समय नीतीश जी की इच्छा थी आपको भेजने की, लेकिन ललन सिंह की उसमें वहां पे एक भूमिका आती है। मेरा सरोकार नीतीश जी से था, शरद यादव जी से था, मेरा और किसी से सरोकार नहीं था, ना मैं किसी के लिए कमिटेड था। जाता हूँ, पर्चा भरता हूँ, फिर वो मुझे लंच कराते हैं। वो भी एक रोचक किस्सा है। और उनका लंच इतना फीका है, इतना फीका है कि मैं जाके सुशील मोदी से कहता हूँ कि आपका मुख्यमंत्री जो है वृंदावन की विधवाओं जैसा खाना खिलाता है। ये नीतीश कुमार के बारे में। हाँ, तो सुशील मोदी ये बात नीतीश जी को कहते हैं, नीतीश जी से एज ए प्रिविलेज लेते हैं। अच्छा, हाँ, वो बुरा नहीं मानते। हाँ, ये तो अच्छी बात है। नमक, मिर्च, मसाला, फलान, घी, तेल उसमें ना के बराबर है। अच्छा, इतना सादा खाना नीतीश कुमार खाते हैं। वृंदावन की विधवाओं को भी यही मिलता है खाने के लिए। संजय झा बीजेपी के पुराने चेहरे, दिल्ली के जरिए एंट्री होती है बिहार में और जेडीयू में आज की तारीख में सबसे पावरफुल। मेरी उनके लिए शुभकामनाएं। नहीं, ये शुभकामनाएं तो आप देंगे ही, लेकिन ये कैसे पॉसिबल होता है? इसकी क्या कहानी है? आज जब आप नहीं है तो खुल के बातचीत कर सकते हैं। नहीं, मैं बंद कभी भी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं मूवमेंट में इतना डिसिप्लिन रहा हूँ। मैं मुलायम सिंह जी से अलग हुआ, मेरे 4 पॉडकास्ट हैं कि उससे बढ़िया नेता देश में कोई नहीं है। मैं देवीलाल जी से अलग हुआ, मैं वीपी सिंह जी से अलग हुआ, मैं लालू जी से अलग हुआ। नहीं, मैं अलग होने की वजह से संजय जी के बारे में नहीं पूछ रही हूँ। मैं पूछ रही हूँ कि आखिर ये मतलब रिश्ता कैसे डेवलप हुआ था कि नीतीश कुमार के वो इतने करीबी हो गए? नहीं, ऐसा है कि आज पार्टी के सर्वे सर्वा वही हैं। वो 2004 में जो टास्क उनको मिली थी उसको जिम्मेदारी के साथ उन्होंने पूरा किया। और वो बीजेपी के और उसके जेडीयू के बीच के पुल थे और वो समय की जरूरत भी थी, आवश्यकता भी थी, और उन्होंने मर्यादित तरीके से उस फर्ज को निभाया, इसलिए उनकी इम्पोर्टेंस हो गई। क्योंकि मौजूदा वक्त में अगर नीतीश कुमार के करियर में, सियासी करियर में डाउन टाइम आया तो इसके लिए कसूरवार 3 लोगों को माना गया। उसमें संजय झा का नाम टॉप पे आता है, सेकंड ललन सिंह, थर्ड अशोक चौधरी, विजय चौधरी। डाउनफॉल मानते हैं आप नीतीश कुमार जी? क्यों नहीं मानेंगे? एक सीएम राज्यसभा अगर जाए, क्या चीज होती है सीएम? क्या चीज होती है? पद तो आते हैं जाते हैं। जयप्रकाश से बड़ा कौन है? वो राजेंद्र बाबू से बड़े, बुरा मत मानिए। नहीं, हाँ, उनसे तो बड़ा कोई है नहीं। तो फिर नीतीश कुमार जो हैं, कर्पूरी ठाकुर बहुत कम समय के लिए आपके मुख्यमंत्री रहे हैं। वो भारत रत्न हैं। कितने बिहार के मुख्यमंत्री को भारत रत्न मिला है? तो छोड़िए, नीतीश कुमार जी नीतीश कुमार, देयर नो मैच टू हिम। एक वाक्य को लेकर नीतीश कुमार हमेशा हर सार्वजनिक मंच से, मुझे लगता है कि अगर मैं लिस्ट बनाने बैठूं ऐसे स्टेटमेंट की तो एक लंबी फहरिस्त होगी, वो है परिवारवाद। परिवारवाद के साथ कभी समझौता नीतीश कुमार नहीं करने वाले थे और वो हमेशा कर्पूरी ठाकुर का जिक्र करते थे कि कर्पूरी ठाकुर ने बेटे को नहीं आने दिया राजनीति में, मैं भी नहीं, और उनके जिंदा रहते आए भी नहीं बेटा। अब निशांत कुमार आ चुके हैं राजनीति में। ये नीतीश कुमार की चॉइस है या जो उनकी पार्टी को इस वक्त लीड कर रहे हैं उनकी चॉइस है? नीतीश कुमार की चॉइस होती तो अपने मुख्यमंत्री के 21 साल में उनको अपने साथ रखते, घुमाते फिराते, पॉलिटिकल रेस्पेक्टेबिलिटी दिलाते। मैंने इन 21 सालों में जितनी बार भी नीतीश कुमार के साथ 4-4 घंटे बैठा हूँ, कभी मैंने निशांत को आसपास भी नहीं देखा। अब अगर मैं भी परिवारवाद के खिलाफ, मैं तो डायनेस्टी के खिलाफ हूँ।
ये हमें सिखाया गया था, आपने इंदिरा गांधी का भी जिक्र किया था। हाँ, नहीं पढ़ाया गया था हमको। अब अगर कुछ पार्टी के नेतागण स्वस्थ नीतीश कुमार की या उनके दिल्ली जाने के बाद उनकी भूमिका पार्टी के संचालन में या पार्टी के सुचारू रूप से उसमें वो देखते हैं, तो मैं उसका बुरा इसलिए नहीं मानता कि नीतीश कुमार का प्रमोशन नहीं है। ये मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। नीतीश कुमार के इसमें कहीं कोई हाथ नहीं। तो ये जेडीयू को चलाने के लिए इन लोगों ने एक सिंबॉलिक चेहरा निशांत को बनाया कि नीतीश कुमार के नाम पर जो माहौल है, जैसा प्रचार और प्रसार जो है, हाँ। हमारी बिहार की जनता दल यू की लीडरशिप के नेता लोग बयान देते हैं, उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ। आपको लगता है कि नीतीश कुमार की जो छवि रही है और जो कद रहा है, निशांत के जरिए कुछ भी हो पाएगा? कोई भी माहौल या उनके नीतीश जैसा कोई नहीं, वो तो फैक्ट है, लेकिन ये लौ कुश समीकरण, ये जाति का ये कॉम्बिनेशन, सब अखबारों की, मीडिया की है। तो जेडीयू का अस्तित्व क्या है? ही स्टूड फॉर सोशल जस्टिस, जिसमें महिलाएं भी हैं, वीकर सेक्शन के लोग भी हैं, माइनॉरिटी के लोग भी हैं। ये लव कुछ कितने परसेंट? 8-9%, उससे भी कम। उसको 20% से ज्यादा वोट मिलता है। हाँ। और चुनाव अगर नहीं है तो संपूर्ण बिहार की जनता के नेता हो, इसलिए उनको एक दो जातियों के समर्थन के बीच में डालना। क्या शिवसेना वाली स्थिति आप जेडीयू की अभी देख रहे हैं बिहार में? नहीं, आप मुझे जेडीयू का मैं प्रवक्ता इस समय नहीं, मैं क्योंकि आपने जेडीयू की राजनीति की है, कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। और जो सहयोगी पार्टी है भाजपा, मैं उस पर भी कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं इसी के साथ समाप्त भी कर रहा हूँ। आरएलडी के साथ है अब। आरएलडी के साथ ना भी हूँ तो भी नीतीश कुमार जी को 2000 में, 2004 में, 2010 में और 3-4 बार और बीजेपी ने ही मुख्यमंत्री बनाया, और बड़ी पार्टी होते हुए बनाया है। पिछली विधानसभा में भी दुगने का फर्क था, हम 40+ थे, वो 80+ थे। इसलिए भाजपा के बीजेपी की स्ट्रैटेजी इसके पीछे क्या होती थी? नीतीश कुमार का सम्मान, स्ट्रेटेजी कहते हैं, मैं उसको उदारता भी कहता हूँ। हाँ, वही सम्मान वर्ड में इस्तेमाल कर रही थी। तो उन्होंने नीतीश कुमार जी को और हमारी पार्टी को जो तरजीह दी, और अगर आज वो ऐसा महसूस करते हैं कि उनका एक मौका उनको भी मिलना चाहिए, तो ये को पाप नहीं है। जब नीतीश कुमार जी व्हेन ही इज नॉट एट द हेम ऑफ अफेयर, और वो कहते हैं कि हमारा मुख्यमंत्री, सम्राट चौधरी के चांस है? नहीं, मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं कर, नहीं, क्योंकि माहौल अभी दोनों दल मिलकर के तय करेंगे। और पार्टी से अलग होते हुए मेरी इच्छा है जो मुख्यमंत्री नया बने उसमें नीतीश कुमार जी की संपूर्ण सहमति होनी चाहिए, और थोड़ा बहुत संपूर्ण नीतीश कुमार ना बने, उनके घुटने टखनों के आसपास जरूर उसकी कदकाठी होनी चाहिए। ऐसा आप सोचते हैं? सम्राट चौधरी के बारे में ऐसी अंदर की खबर आई, जो कि अब कितनी सच है वो आप लोग ही बेहतर बता पाएंगे। कहा गया कि बीजेपी अभी भी नीतीश कुमार को नाराज करके ना वहां कोई सीएम बनाने जा रही है, ना उनको नाराज करके, सब कुछ उनकी रजामंदी से, अब वो चाहे वो तरीका जो हो, तरीका जो हो वो करने, उसमें नीतीश कुमार की इच्छा है कि सम्राट चौधरी सीएम बने। नीतीश कुमार जी ने सार्वजनिक तौर पर इस तरह की कोई टिप्पणी नहीं की है। हाँ, लेकिन अगर वो चाहते हैं, बनते हैं, तो सम्राट चौधरी के लिए भी मेरी शुभकामनाएं। लेकिन नीतीश कुमार जी की मर्जी या उनको नाराज करके या उनको बाईपास करके भाजपा का नेतृत्व को फैसला लेगा, ऐसी कोई संभावना नहीं। बिहार की राजनीति अब किस तरीके से देख रहे हैं? माइनस नीतीश कुमार और या बीजेपी का सीएम हो जाना, वहां का जातीय कॉम्बिनेशन, अब आने वाले मतलब कुछ सालों में क्या होने जा रहा है? चुनाव तो हाल फिलहाल नहीं है बिहार में। आप मुझसे जेडीयू नेता की तरह से व्यवहार कर रही हैं। नहीं, मैं अब बिहार पॉलिटिक्स पूछ रही हूँ, अब जेडीयू नेता का नहीं पूछ रही हूँ। अब तो एक ऑब्जर्वेशन आपका चाह रही हूँ मैं, ऑब्जर्वेशन में। ऐसा है, लालू जी ने, एक तो लालू जी की वह पार्टी नहीं बची जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, एक परिवार का एक संगठित गिरोह है, जिसमें बेटियां हैं, बेटे हैं, उनमें आपस में विवाद हैं। बहुत बड़ी बात कही आपने। वो को टेक ऑफ कर पाएंगे एज ए पॉलिटिकल सिस्टम? नहीं। बीजेपी सबसे ज्यादा संगठित पार्टी है, उनके विचारों के कई सवालों से आपकी असहमति हो सकती है, लेकिन जो किलिंग इंस्टिंक्ट है टू रूल, वो उनमें सबसे ज़्यादा है। और जो मेरी पार्टी है, उसके लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर उस पर नीतीश कुमार नहीं है तो बहुत कंगाल है। वैचारिक तौर पर वो जरूर लोहिया जेपी की, कर्पूरी की और नीतीश कुमार की जो परंपरा है उसकी वाहक हो सकती है,
लेकिन नीतीश नहीं आगे है। लीड करने की क्षमता फिलहाल किसी में मैं नहीं नहीं। मानता, मैं नहीं मानता। प्रशांत किशोर नहीं, नहीं, प्रशांत किशोर की अपनी पार्टी जनसुराज या मैं नहीं उनको मानता, आपको अभी कोई नहीं। इस स्पेस में कहाँ देख रहे हैं देखिए फिलहाल? ऐसा है बिहार में सवालों को लेकर के, विचारों को लेकर के, प्रतिबद्धताओं को लेकर के कार्यकर्ता भी, जनता का मिजाज भी जहां पहुंच गया है, और नीतीश कुमार ने जो जायका खराब कर दिया बिहार की जनता का, उसको वो जुबान पे स्वाद लाने बहुत समय लगे। तो उसमें प्रशांत भी फिट नहीं बैठ रहे हैं। नहीं बैठते। क्यों? वो He is a good friend of mine। प्रशांत क्यों नहीं फिट बैठ रहे हैं? नहीं, प्रशांत को अभी कई इम्तिहान और देने, नीतीश कुमार को घंटों में नहीं बनते। सदियों में, सालों में त्याग और तपस्याओं के बाद, रोज रोज इम्तिहानों में पास होने के बाद, और चुनरिया पे कोई भी दाग ना लगे, जब इन सारी चीज़ों पे कोई इंसान पास हो जाता है तब नीतीश कुमार बनते हैं, उसको नीतीश कुमार कहते हैं। और वैसा नेता फिलहाल बिहार में कोई नहीं है। रोज रोज नीतीश कुमार पैदा भी नहीं होते, जयप्रकाश कई बार पैदा होते हैं, हम आज भी सिर्फ एक बार। इसलिए नीतीश जैसा कोई नहीं। इसी के साथ हम अपनी बात को, क्या कर्पूरी ठाकुर जैसी ही छवि उन्होंने बनाने की अपनी कोशिश की थी? हाँ, की, लेकिन आखिर में चूक गए। ये दोनों नहीं, ये दोनों नेता ऐसे हैं। मैं कई विधायकों को जानता हूँ बिहार वालों को, जिनकी यहाँ कोठियाँ हैं। कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री रहे, नीतीश कुमार तो बहुत ही रहे। इन दोनों, नीतीश कुमार का दिल्ली में क्या क्या है? संपत्ति के नाम पे नहीं है, कुछ भी नहीं। एक फ्लैट जो है, हाँ। मेरा, शरद यादव का, नीतीश कुमार का, संसद बिहार में है, जो एमपीज के लिए एक कॉलोनी बनी हुई है 10-10 लाख रुपए की। वो आप तीनों का एक जगह? तीनों का एक जगह, एक ही उसमें है, प्रीमिसेस में। लेकिन नीतीश कुमार की कोई चल अचल संपत्ति दिल्ली में नहीं है, पटना में भी नहीं है। आपको कहाँ से नीतीश कुमार मिलेगा? कर्पूरी जी की भी नहीं है। कर्पूरी जी जिस दिन उनकी मृत्यु हुई है, 3,500 या 4,000 रुपए उनके बैंक बैलेंस में। इसी अच्छी बात के साथ समाप्त कर दीजिए। बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। आपके ज़रिए हमारे बिहार के दर्शकों ने, और जो देश की राजनीति में भी दिलचस्पी रखते हैं और बिहार को भी वो बहुत गौर से देखते हैं, आपके ज़रिए हमें नीतीश कुमार के बारे में और बिहार में आगे क्या हो सकता है, किन किन राजनेताओं को क्या हासिल हो सकता है, ये सब कुछ हमने जानने की कोशिश की। बहुत शुक्रिया। हम कोशिश करेंगे कि जब अगली बार राज्यसभा नेता के तौर पर जब नीतीश जी दिल्ली आते हैं, एक बार फिर हम आपके साथ बैठे, अगर आपकी कोई बातचीत होती है, आप कुछ उनसे, अगर आपका पहले वाला वो मेलजोल वाला रहता है और अभी 2027 करीब है, तो मैं आपकी पार्टी से जुड़ा हुआ कोई सवाल नहीं पूछ पाई, तो नेक्स्ट हम जब बैठेंगे तो त्यागी जी से हम यूपी समझेंगे, 2027 यूपी, लोहिया, चौधरी चरण सिंह और वो जो दखल रहा है वो सब हम समझेंगे। फिलहाल सर बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। धन्यवाद आपका बहुत।